Hello everyone, and I welcome you all to our channel. I hope you all are fine and doing well in your life. तो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपके पास लेटर वैदिक एज का। हम क्या लेकर के आए हैं? लेटर वैदिक एज। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लाइक हमने स्टोन एज कवर कर ली है। स्टोन एज में भी हमने अपना मतलब अच्छे तरीके से पैलियोलिथिक को, मीज़ोलिथिक को, आपके नियोलिथिक को, इन तीनों को कवर किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने चालकोलिथिक एज को भी कवर किया हुआ है। हमने आपकी हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को कवर किया है। और इसके पहले हमने इस वीडियो में अर्ली वैदिक एज के बारे में भी बात कर ली है। किसके बारे में बात कर ली है? आपके अर्ली वैदिक एज के बारे में बात कर ली है। और आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर लेटर वैदिक एज, इसको पूरी तरह से आपके सामने लेकर के आए हैं। लाइक इस वीडियो में आपको लेटर वैदिक एज से रिलेटेड हर कंफ्यूजन, हर डाउट, हर एक चीज़ एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, बट मैं फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ। अगर हम वैदिक एज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आपके वैदिक एज की बात करते हैं, तो इसका पूरा टाइम पीरियड जो है आपके 1500 से लेकर के 600 BCE या बिफोर क्राइस्ट एरा, इतना माना जाता है। वैदिक एज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका अर्ली वैदिक एज और एक आपका आता है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लेटर वैदिक एज को कवर करने वाले हैं। अर्ली वैदिक एज का आपका टाइम पीरियड 1500 से लेकर के 1000 BCE माना जाता है। और आपका लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड आपका 1000 से लेकर के 600 या 500, कहीं कहीं आपको 600 मिलेगा, कहीं आपको 500 मिलेगा, ये माना जाता है। और इसके बीच में आपका आयरन का यूज स्टार्ट हुआ था। किसका? आपके लोहे का यूज स्टार्ट हुआ था। इसी वजह से इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि इस एज में, अर्ली वैदिक एज में लोहे का यूज नहीं था, और लेटर वैदिक एज में आयरन का, लोहे का यूज क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। जिसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल, बहुत सारे सोशल, बहुत सारे फाइनेंशियल, बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस आते हैं। और इसी के वजह से हमें अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दो तरीके से इसे डिवाइड करना पड़ता है। सीधी सी बात है, हमारे लोहे की जब खोज हो गई है तो अब हमारे सोशल स्टेटस पे, हमारी फाइनेंशियल लाइफ पे, एग्रीकल्चर लाइफ पे, बहुत सारी चीज़ों पे चेंजेस आएंगे ही आएंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे हम इसको लेटर वैदिक एज में कंसीडर करते हैं। अर्ली वैदिक एज हमने इसके पहले कवर कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको लेटर वैदिक एज काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक एज को। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ था कि किस तरीके से, मतलब किस तरीके से ये जो आर्यंस थे, आर्यंस आखिर थे कौन, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट मैं फिर आपको एक बारी बता देती हूँ। आखिर ये जो आर्यंस पीपल हम कहते हैं, ये मतलब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, लास्ट वीडियो मैंने कवर किया है, बट दोनों एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी रिलेटेड है। दैट इज़ वाई मैं इसमें भी आपको बताती हूँ। तो ये कैसे क्लाइमेट्स में रहा करते थे? ये आपके टेम्परेट क्लाइमेट्स में। कैसे? टेम्परेट क्लाइमेट्स कैसे होते हैं आपके? ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडे, नॉर्मल क्लाइमेट्स में रहा करते थे। साथ ही साथ ये रियर करते थे हॉर्सेस को। हॉर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आर्यंस के लिए। साथ ही साथ ये बोज और एरोज का यूज़ किया करते थे। किसका? बोज का और एरो का यूज़ किया करते थे। उसके साथ ये इनकी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। कैसी थी इनकी? पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी, यानी यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। इसके साथ साथ ये क्या करते थे? ये डेड बॉडीज़ को ब्यूरी क्या करते थे। ठीक है, डेड बॉडीज़ को इनको ज़मीन के अंदर गाड़ने वगैरह की इनकी प्रोसीजर थी। एज वेल एज ये बर्निंग को भी यूज़ किया करते थे, यानी जलाना भी इनको आता था, बर्निंग को भी यूज़ किया करते थे। साथ ही साथ ये फायर वर्शिप करते थे। क्या करते थे? अग्निदेव की पूजा या आग की पूजा, यानी फायर की पूजा करते थे। ये फायर वर्शिप ये परफॉर्म किया करते थे। अलॉन्ग विथ इट, फायर वर्शिप के साथ साथ ये सोमरस ड्रिंक क्या करते थे? क्या करते थे? सोमरस ड्रिंक करते थे। उसके साथ साथ ये एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, जानवरों का बलिदान देना, सेक्रीफाइस देना, ये इनका एक मेथड था। साथ ही साथ ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोला करते थे। कैसे होते थे? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। और ये फेयर स्किन्ड होते थे। कैसे? गोरे होते थे। कैसे? फेयर स्किन्ड लोग थे। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हो गई आपकी आर्यंस के बारे में, आर्यन पीपल्स के बारे में, या आर्यन क्लान से रिलेटेड ये
मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है कि ये 5 अलग अलग क्लान्स में आए थे, जिसमें एक भारत क्लान था और बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं सब इस वीडियो में रिपीट आपका नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पोस्ट वैदिक, या पोस्ट वैदिक भी आप कह सकते हो, लेटर वैदिक भी आप कह सकते हो, डिपेंड करता है आपको क्या पसंद आ रहा है बोलने में, वो आप बोलो। तो हिस्ट्री ऑफ पोस्ट वैदिक इज प्राइमरी बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट। जो हमारी 4 वैदिक टेक्स्ट हैं, आप सभी जानते हो कौन कौन सी वैदिक टेक्स्ट है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी जो 4 वेदास है, ये 4 वैदिक टेक्स्ट है, उसमें ऋग्वेदिक जो क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक जो है वो अर्ली वैदिक एज में आपकी बन गई थी। उसके बाद बाकी की जो है लेटर वैदिक एज में बनती हैं, और इन्हीं 4 के हिसाब से, इन्हीं 4 के अकॉर्डिंग हमारा लेटर वैदिक एज इसी पे डिपेंडेंट करता है, इसी पे बेस होता है। ठीक है, जो मंत्रास का या वैदिक हिम्स क्या होती है, लाइक भजन जिसे हम बोलते हैं या सेइंग्स जिसे हम बोलते हैं, इसका जो कलेक्शन होता है मंत्रों का, हमारे मंत्रों का, हमारी मैं स्किप कर रही हूँ वो वर्ड, क्या बोलते हैं आपके, भजन वगैरह, इनका जो कलेक्शन होता है इसी को हम संहिता बोलते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, SAMHITA, दैट इज योर संहिता। एंड वैदिक ऋग्वेदिक इज ओल्डेस्ट हिम्स, ये सबसे ज़्यादा पुरानी हिम्स वगैरह है वो किस में है, ऋग्वेदिक में है। The Rigvedic hymns was selected and set to melody and this compilation was named सामवेद। यानी आपकी जो ऋग्वेद की जो हिम्स थी उनको एक साथ कलेक्ट किया गया, उसमें से कुछ हिम्स को, कुछ भजन को, कुछ कीर्तनों को, कुछ सेइंग्स को कलेक्ट किया गया या सेलेक्ट किया गया और उनको एक सुर में, एक मेलोडी में बांधा गया, और उसी को हम किसका नाम देते हैं, आपके सामवेद का नाम देते हैं। आपके पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में 2 और कॉम्पाइलेशंस हैं, दैट इज सामवेद के अलावा 2 और कौन सी हैं आपकी, यजुर्वेद और साथ ही साथ आपकी अथर्ववेद। ठीक है, तो अब 4 वेद्स के नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट वन इज योर ऋग्वेद, सेकंड वन इज योर सामवेद, थर्ड वन इज योर यजुर्वेद एंड फोर्थ वन इज योर अथर्ववेद। ठीक है, ये संहिता भी आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज संहिता, अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, कॉम्पाइलेशंस ऑफ हिम्स एंड आपके वैदिक हिम्स या फिर मंत्रास का जो कॉम्पाइलेशन होता है या फिर उनको जो जोड़ा जाता है उसी को हम बोलते हैं संहिता। ओके, आपके यजुर्वेद्स में सिर्फ और सिर्फ हिम्स नहीं है, मतलब सिर्फ इसमें ये नहीं है कि आपका सिर्फ मतलब आपके सिर्फ भजन वगैरह, बट ऑल्सो द रिचुअल्स रूल, यानी किस तरीके से पूजा पाठ और रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, लाइक आपका अश्वमेघ यज्ञ कैसे होगा, ये यज्ञ कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को कैसे करना है, इसके जो विधि विधान, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, विधि बोलते हैं, विधि विधान बोलते हैं, ये किस में दिए हुए हैं आपके, ये आपके यजुर्वेद में दिए हुए हैं। और साथ ही साथ सोशल एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस भी किस में मेंशन है, आपके यजुर्वेद में मेंशन है। और अथर्ववेद में क्या है, इसमें मंत्रास है और साथ ही साथ एलिवेशन ऑफ ट्रबल्स एंड एलिमेंट्स, यानी किसमें क्या बताया गया है आपके, अगर आप हिंदी में बोलो तो बहुत अच्छे से समझोगे, इसमें आपके तंत्र मंत्र का या जादू टोना किस तरह से होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किसमें किया गया है, आपके अथर्ववेद में। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिचुअल रूल किसमें गिवन है, लाइक पूजा पाठ के रूल्स किसमें गिवन है, तो दैट इज योर यजुर्वेद में गिवन है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि तंत्र मंत्र, ट्रबल्स, एलिमेंट्स के एलिवेशंस किसमें गिवन है, तो आप किसमें बोलोगे, अथर्ववेद में गिवन है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑल दीज वर कंपोज्ड ओरली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये सब कैसे कंपोज्ड हुए हैं, ओरली, मौखिक रूप पे, ओरली रूप में 1000 से लेके 500 BCE में नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, दे आर रेफर्ड टू एज पेंटेड ग्रे पॉटरी साइट्स। इसमें पेंटेड ग्रे पॉटरी बहुत ज़्यादा कल्चर में आएगी। अभी आपको यहाँ पे मैं 4 पॉटरी के बारे में बताऊंगी। 4 तरीके की पॉटरी इस एज में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। द वैदिक पीपल सक्सीडेड बिकॉज दे हैड वेपन्स एंड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। ये सक्सीड क्यों हुए, बिकॉज इनके पास अर्ली वैदिक में क्या था, अर्ली वैदिक में इतने अच्छे वेपन्स और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स नहीं थे जितने अच्छे आपको लेटर वैदिक में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब आपका आयरन आ चुका है। आयरन आने का ही सीधा साधा मतलब है कि ये लोहा आ गया, यानी आपके वेपन्स की अब क्वालिटी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। ओके, अगर हम इसकी पॉटरी की बात करते हैं या फिर हम आयरन एज की बात करते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं कि इसने इकोनॉमी पे क्या असर डाला और चीज़ों पे क्या असर डाला। तो जो आपका आयरन है, जो लोहा है, वो कर्नाटक की धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 1000 BCE के आसपास, यही इसका टाइम पीरियड माना जाता है, 1000 BCE ही माना जाता है, इसमें आसपास पाया गया। एंड यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन गंधारा रीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो गंधारा रीजन है वहाँ पे इसका यूज़ आपको दिखने को मिलता है। आयरन के टूल्स जो है बहुत सारे डेड बॉडीज से या डेड से बहुत ज़्यादा
पाए गए हैं। और साथ ही साथ ये कहाँ से, बलूचिस्तान एक साइट है, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा नंबर में हमें मिले हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूज़ ऑफ आयरन वाज आल्सो, और साथ ही साथ हमारे ईस्टर्न पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन सारे इलाकों में आयरन का यूज़ हमें बहुत ज़्यादा मिला है। बहुत बार पूछा जाता है इस टाइम पे बार्ले, राइस और वीट, ये तीनों आपकी मेन क्रॉप्स थी। और आर्ट और क्राफ्ट बहुत ज़्यादा कल्चर में था उस टाइम पे। जो औरतें थे वो वीविंग किया करती थी, और साथ ही साथ जो लेदर का, क्ले का और वुड के जो क्राफ्ट्स थे उनकी भी यहाँ पे महत्वता या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिल जाती है। जो पीपल थे पोस्ट वैदिक पीरियड के, वो 4 टाइप्स की पॉटरी से फेमिलियर थे। सबसे पहली आपकी कौन सी है, आपकी ब्लैक एंड रेड पॉटरी। कैसी थी आपकी, ब्लैक और रेड कलर की पॉटरी, मतलब उसमें हो सकता है ब्लैक कलर से पूरा बैकग्राउंड हो, रेड कलर से उसमें डिजाइनिंग की गई हो, इस टाइप की आपकी ब्लैक एंड रेड पॉटरी। सेकेंड वन इज योर ब्लैक पॉलिश्ड, यानी बहुत अच्छे से पॉलिश की हुई जो ब्लैक पॉटरी थी वो भी ये लोग यूज़ किया करते थे। तीसरी थी इनकी पेंटेड ग्रे पॉटरी, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, मतलब ग्रे कलर की जो पॉटरी थी उसको ये लोग यूज़ किया करते थे पॉटरी को। एंड फोर्थ वन इज योर रेड पॉटरी, यानी रेड कलर के पॉट्स ये लोग यूज़ किया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक पॉलिश्ड, पेंटेड ग्रे एंड रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लेटर वैदिक एज में किस टाइप की पॉटरी पीपल यूज़ किया करते थे। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो पेंटेड ग्रे पॉटरी हुआ करती थी वो हायर कास्ट के लोग, ऐसा मतलब माना जाता है, ऐसे हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ प्रूफ्स मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हायर कास्ट के लोग हैं वो पेंटेड ग्रे पॉटरी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे वैदिक रिचुअल्स में या फिर फूड में, जैसे पूजा पाठ के समय पर या खाना वगैरह स्टोर करने पर, इसलिए यूज़ करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर और बहुत सारे क्राफ्ट्स आ गए थे इस टाइम पे, इसीलिए यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी हो गई है, अब सेटल्ड लाइफ हो गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस एज पे, पैलियोलिथिक में कैसे थे ये लोग, वैंडरर्स थे, देन इनका मीजोलिथिक में भी ये वैंडरर्स ही थे, नियोलिथिक में थोड़े थोड़े सेटल्ड लाइफ की तरफ आ रहे थे। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं। पीपल जो है वो मड के हाउसेज, वुडन पिलर्स उसमें हुआ करते थे, रॉ ब्रिक्स हुआ करते थे, कच्ची ईंटें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लोग यूज़ किया करते थे। और साथ ही साथ जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो अपनी जो प्रोड्यूस, उनकी जो भी जितनी भी मतलब पैदावार होती थी उसमें से वो कुछ हेड मैन के लिए, किंग्स के लिए, प्रीस्ट के लिए पैदा करते थे। अब आप कहोगे कि किंग्स मतलब यहाँ पे अब बड़े बड़े राजा तो आ गए हैं, तो बड़े बड़े राजा का कोई एविडेंस यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। वो मतलब कहने का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक राजा या फिर ऐसी चीज़ें नहीं, बट हाँ ये लोग अपना किसी को हेड मानते होंगे, कोई किसी को ऐसा मानते। मैंने अर्ली वैदिक में भी इसको पढ़ाया हुआ है कि जो चीज़ों को देखता था, जो लोगों के हित में सैक्रिफाइसेस किया करता था, एक्सेट्रा चीज़ें किया करता था, तो उसका यहाँ पे आपको रेफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, किसकी बात करते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो यहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल की बात करते हैं तो इस पीरियड में असेंबली कमिटीज़ वीकन, यानी जो अब असेंबली थी, ये सब चीज़ें थी, वो वीकन होने लगी, धीरे धीरे इनकी पावर्स क्या होने लगी, कम होने लगी। और विदथ, ये जो असेंबली का नाम है VIDATH, विदथ, ये जो है डिसअपियर होने लगा धीरे धीरे। और बहुत ही ज़्यादा वुमेन्स की एंट्री क्या हो गई यहाँ पे, प्रोहिबिटेड, रोक दी गई। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी अगर आर्यंस के लेटर वैदिक एज की बात आती है तो हमेशा आप ये याद रखोगे कि लेटर वैदिक एज में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें विमेन के स्टेटस में हमेशा गिरावट ही हुई है। ठीक है, लेटर वैदिक एज में विमेन्स की सिचुएशन, विमेन का स्टेटस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इंक्रीज इन साइज ऑफ स्टेट्स, साइज, जैसे जिस तरीके से स्टेट्स, अब राज्य धीरे धीरे क्या हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो जो भी वहाँ के किंग्स जिन्हें माना जाता था वो धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। और अब ट्राइबल से टेरिटोरियल में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे, अब हम ट्राइबल से हम किस तरफ जा रहे हैं, टेरिटोरियल की तरफ जा रहे हैं, टेरिटरीज बन रही हैं, स्टेट्स बड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये जो नेशन शब्द है, क्या शब्द है, नेशन, जिसका मतलब होता है कोई भी रीजन या एरिया, इसका इंपॉर्टेंस अब बढ़ चुका है। साथ ही साथ जो किंग की पोजीशन है, धीरे धीरे अब इसे हेरिडिटी की जा रही है। हेरिडिटी मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाली सिचुएशन की हेरिडिटी मतलब होता है मेरा बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इस तरीके की पोजीशन है। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अर्ली वैदिक एज में ऐसा कुछ नहीं है, हेरिडिटी पोजीशन नहीं है, लेटर वैदिक एज में है। और साथ ही सैक्रिफाइसेस और ऑफरिंग्स की भी बात हो रही है। सैक्रिफाइसेस मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, बलिदान। सैक्रिफाइसेस मतलब होता है बलिदान देना, या किसी का कहते हैं ना कि दैट इज योर एनिमल सैक्रिफाइसेस किया जाता था, एनिमल्स का बलिदान दिया जाता था। Through the rituals, the king
बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। अब किंग क्या हो रहा है, ज़्यादा भाई स्टेट्स बड़े बड़े हो रहे हैं, चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, वेपन्स और भी ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं, सारी चीज़ें जब बाकायदा चल रही हैं तो अब राजा भी तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, और ज़्यादा पावरफुल होगा। तो वो राजसीय यज्ञ या यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के रिचुअल्स ये लोग परफॉर्म करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में तो आप सब जानते होंगे, एक घोड़ा होता था, उसको पूजा करके छोड़ा जाता था। अब वो घोड़ा जितनी बड़ी टेरिटरी में जाएगा वो पूरी टेरिटरी किसकी हो जाती थी, राजा की हो जाती थी। अगर किसी ने इस घोड़े को रोकने की कोशिश की तो क्या होगा कि उसे राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी और जो जीतेगा उसकी टेरिटरी होगी। इस टाइप की वहाँ पे सिचुएशन हुआ करती थी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अब क्या हो गया कि टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स वर प्रेवलेंट, यानी अब टैक्सेस का जो सिस्टम था, टैक्सेस लेने देने का, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। किंग डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशंस एंड गिफ्ट्स। अब किंग क्या करते थे, ये भी डोनेशंस वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह लेना देना सिस्टम स्टार्ट हो गया था। अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है आपके सामाजिक तौर पे अगर हम बात करते हैं, समाज कैसा था। हमने इसके पहले किसके बारे में बात की, हमने पॉलिटिकल बात की कि किस तरीके का राजा का सिस्टम था, टैक्सेस क्या थी, असेंबलीज क्या थी, किसकी सिचुएशन कैसी थी, ये पॉलिटिकल में आ जाता है। देन कमिंग टू आवर सोशल स्टेटस की बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी को इसी टाइम पे चार वर्ण में डिवाइड किया गया था, दैट इज योर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। आप सब जानते हो इसमें सबसे हाई पोजीशन किसकी थी, ब्राह्मण्स की थी। क्षत्रिय की भी ठीक ठाक हाई पोजीशन थी, वैश्य की पोजीशन नॉर्मल थी और शूद्रास की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई थी। आप सब जानते हो और ये याद रखिएगा कि अभी भी हमारे प्रेजेंट सोसाइटी में चल ही रहा है, ठीक है। इसको आपके बर्थ बेस्ड हम लोगों ने कर दिया, क्या कर दिया है हम लोगों ने, इसे बर्थ बेस कर दिया कि अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा होते हो तो आप एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय के घर में पैदा होते हो तो आप एक क्षत्रिय हो, वैश्य के घर में पैदा होते हो तो आप एक वैश्य हो, और अगर आप शूद्रास के घर में पैदा होते हो तो आप एक शूद्र हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये किस बेसिस पे था, ये जॉब के बेसिस पे था, ये आपके वर्क के बेसिस पे था, ये आपके काम के बेसिस पे हुआ करता था, ना कि आपके बर्थ के बेसिस पे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, इसे बर्थ के बेसिस पे इन्होंने ही कर दिया, लोगों ने ही इन्हें बर्थ के बेसिस पे कर दिया। ऐसा होता था कि जो पढ़ाएगा, जो टीचर होगा, जो पढ़ाने का काम करेगा, जो लोगों को शिक्षा देगा, लोगों का ध्यान भगवान में, चीज़ों में पूजा पाठ कराएगा, वो हमारा ब्राह्मण होगा। जो दूसरों की रक्षा करेगा, क्योंकि उस टाइम पे भाई लड़ाइयाँ झगड़े, कभी भी किसी से कुछ भी हो जाना, तो जो लड़ाइयाँ झगड़े करेगा, जो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, जो हमारा प्रोटेक्टर होगा, वो हमारे क्षत्रिय होंगे। साथ ही साथ जो मर्चेंट का काम करेंगे, जो व्यापार करेंगे, जो छोटे छोटे आर्टिशियंस होंगे, जो कुछ लेना देना क्राफ्ट्स बनाएंगे, या फिर बड़े बड़े जो कॉमर्स का काम करेंगे सीधा सीधा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वैश्यास हो जाएंगे। और जो किसी को सर्व करेंगे, जो बाकी छोटे छोटे फार्मर्स का काम करेंगे, किसानी करेंगे, नॉर्मल छोटे छोटे आर्टिशियंस होंगे, छोटा छोटा अपना काम करेंगे, वो शूद्रास होंगे हमारे। लेकिन ये हमारा इन्होंने वर्क बेस पे किया था, काम के बेस पे, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे इसे कैसा कर दिया, आपके बर्थ के बेस पे, कैसा कर दिया, बर्थ के बेस पे, जो प्रेजेंट सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है। वैश्यास क्या होते थे, ये नॉर्मल कॉमन लोग होते थे। मैंने बताया ना, इनकी स्टेटस क्या था, नॉर्मल था, कॉमन था सोसाइटी में, बट शूद्रास की स्टेटस बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई थी। और क्षत्रिय ब्राह्मण की तो अच्छी खासी थी, बट इनमें भी ब्राह्मण्स की सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन थी। देन कमिंग टू क्षत्रियास, ठीक है। ओनली वैश्यास पेड टैक्सेस। टैक्सेस कौन देते थे, सिर्फ वैश्या जो लोग होते थे, जो कॉमर्स वगैरह करते थे, जो ट्रेड वगैरह करते थे, वही सिर्फ टैक्सेस दिया करते थे। जो ऊपर के 3 वर्ण थे उन्हें उपायन करने का पूरा अधिकार था। उपायन मतलब क्या होता है कि अपने गले में, जो हम लोग ना हिंदू धर्म में हमने हम देखते हैं कुछ एक माला टाइप का, थ्रेड टाइप का पहनते हैं हिंदू धर्म में, तो ये 3 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इन्हें परमिशन थी कि ये उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन 4th वर्ण जो था हमारा शूद्रास, उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो क्या करें, उपनयन की प्रक्रिया में भाग लें, या फिर ऐसा कोई थ्रेड या फिर ऐसा कोई माला अपने गले में वो करें। और साथ ही साथ उन्हें गायत्री मंत्र पढ़ने की, साथ ही साथ इन्हें वेद सुनने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी। सोचिए सिचुएशंस कितनी ज़्यादा वर्स्ट थी कि आपको सिर्फ आपके काम के बेसिस पे, कि आप कैसा काम करें, उस बेसिस पे आपको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि आप उपनयन की स्थिति में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप वैदिक हिम्स को नहीं सुन सकते हो, आप ऋग्वेद को नहीं सुन सकते हो, आप बहुत सारी जो वैदिक टेक्स्ट होते हैं, भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हुआ करते थे। इनको कैसे सर्वेंट्स के तरीके पे या फिर सर्वेंट्स डिस्क्राइब किया जाता था।
अगर हम फैमिली, ये तो हमारी सोसाइटी लेवल की बात हो गई कि सोसाइटी के लेवल पे कैसी हमारी मतलब चीज़ें थी, 4 वर्ण में कैसे डिवाइडेड था। अगर हम फैमिली लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी फादर की अथॉरिटी थी, पापित्र सत्तात्मक हमारा समाज था उस टाइम पे। और उसी टाइम पे 4 स्टेजेस हुआ करती थी आश्रम्स की। कौन कौन सी? आपकी पहली आती थी ब्रह्मचर्य, फिर आपकी गृहस्थ, फिर आपकी वनप्रस्थ, फिर आपका संन्यास आता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 स्टेजेस कौन कौन सी है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और आपका संन्यास। कमिंग टू अ डाइटी एंड रिचुअल्स एंड फिलोसफी, अगर हम भगवान की बात करें कि किन भगवान को, देवी देवताओं को ये लोग माना करते थे, तो इस टाइम पे आपके बहुत सारे यज्ञ होते थे, जिसे हम अभी यज्ञ बोलते हैं, वो आप कह सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारे रिचुअल्स, मंत्रास यहाँ पे प्रिवेलेंट हो गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा चलन में आ गए हैं, आप इसे कह सकते हो। अर्ली वैदिक एज में जो भगवान इंद्र को और अग्नि जैसे भगवानों को जो माना जाता था, अब इनकी इंपॉर्टेंस इस एज में आपको देखने को कम मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भगवान के नाम है जो आप याद कर लीजिएगा कि प्रजापति का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेटस हाई था, यानी वो लोग अपना मेन भगवान किसे मानते थे? प्रजापति को मानते थे। इसे क्या बोलते थे? क्रिएटर बोलते थे, कि ये कौन है? क्रिएटर है वर्ड के। साथ ही साथ ये गॉड ऑफ एनिमल्स को, रुद्र को भी इंपॉर्टेंस देते थे। और ये विष्णु भगवान को क्या मानते थे? प्रोटेक्टर एंड गार्डियन या गार्जियन मानते थे। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें आइडल वर्शिप क्या होती है? मूर्ति पूजा अब हमें धीरे धीरे यहाँ पे दिखेगी। इस एज पे कुछ हमें एविडेंसेस मिलते हैं मूर्ति पूजा के, कि ये लोग मूर्तियाँ बना करके भी पूजा किया करते थे। तो यहाँ हमने अपना लेटर वैदिक एज को कवर किया है। और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि हिस्ट्री अगर हम कभी भी पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आपके चेंजेस के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, कि आखिर क्या क्या चेंजेस हुई। यही तो मतलब है ना हिस्ट्री पढ़ने का। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें चेंजेस को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे पहला अगर हम बात करते हैं चेंजेस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सोसाइटी की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपकी जो सोसाइटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। डैट इज योर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे पहले ये चेंजेस आया, इसके पहले ये चेंजेस यहाँ पे नहीं थे। दूसरा चेंजेस क्या आता है कि आपकी जो वेद है, पहली कितनी वेद क्या कहते हैं, कितनी वेद्स थी? पहले सिर्फ ऋग्वेद की बात होती थी, अब आपकी 4 वेद आ जाएगी आपकी। ये आपका एक चेंज हो जाएगा। थर्ड चेंज क्या है कि अब ये ज़्यादा सेटल्ड लाइफ जिएंगे। कैसी जिएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सेटल्ड लाइफ अब ये लोग जिएंगे, क्योंकि अब इनके पास अच्छे वेपन्स आ गए हैं, अच्छा एग्रीकल्चर का सिस्टम आ गया है। अगर हम चौथे चेंज की बात करें, अपने फोर्थ चेंज की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा कि अब इनका एग्रीकल्चर भी और ज़्यादा बेटर हो गया है। ये और ज़्यादा अच्छे टूल्स का यूज़ कर रहा है, एग्रीकल्चर क्या हो गया? बेटर हो गया है। पाँचवा चेंज यहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपका आयरन का यूज़ है। आयरन का यूज़ क्या हो गया? आ गया आयरन आपके उसमें आ गया, प्रचलन में आ गया है। छठी चेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके? डेट इज़ अबाउट योर पॉटरी के बारे में बात करते हैं, कि अब यहाँ पे इनकी 4 इंपॉर्टेंट टाइप की आपको पॉटरी देखने को मिलती है। मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सी। अगर हम 7वें चेंज की बात करते हैं, डेट इज़ योर, अब यहाँ पे अग्नि और इंद्र, इनका क्या कहते हैं, वो इनका महत्व थोड़ा थोड़ा गिर जाएगा। और ये लोग किसको मानेंगे? ये लोग मानेंगे प्रजापति। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रजापति को ये लोग क्या कहेंगे? क्रिएटर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिएटर। साथ ही साथ रुद्र को मानेंगे, और साथ ही साथ ये किनको मानेंगे? आपके विष्णु को क्या बोलेंगे? ये प्रोटेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और इनके साथ साथ 8वां चेंज हमको क्या देखने को मिलेगा? पॉलिटिकल लेवल पे भी चेंज देखने को मिलेगा। आपकी विमेंस की कंडीशंस क्या हो जाएंगी? और भी ज़्यादा डिटोरेट हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी विमेंस की कंडीशन। चाइल्ड मैरिज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी सती प्रथा टाइप, डाउरी सिस्टम, ये सारी सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज, मतलब ऑल मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो विमेंस से रिलेटेड है, विमेंस की स्टेटस से रिलेटेड है, वो धीरे धीरे आपकी बढ़ जाएंगी, विमेंस का स्टेटस घट जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलेगी। ये एक चेंज नहीं है, पैट्रियार्कल सोसाइटी तो आपको अर्ली वैदिक एज में भी देखने को मिलती ही है, तो ये आपका चेंज नहीं है, बट मैं एक आपको मतलब नॉर्मली बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अब आपका ट्राइबल से कैसा हो जाएगा? ट्राइबल से आपका टेरिटोरियल में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? टेरिटोरियल में चला जाएगा, यानी वर्ड जो नेशन है, राज्य है, वो आपके प्रचलन में आ जाएगा धीरे धीरे। और एक और चेंज इंपॉर्टेंट क्या है कि किंग की पोजीशन क्या हो जाएगी? आपकी हेरिडिटरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? हेरिडिटरी। इसके पहले हेरिडिटरी पोजीशन नहीं हुआ करती थी, अब आपकी पोजीशन हेरिडिटी हो जाएगी।
जाएगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं, आप लोग अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज ये चेंजेस नोट करिएगा। मैंने आपको तो ऐसे ऊपर नीचे लिख करके बता दिया है, बट प्लीज़ आप अपनी कॉपी में इसको ना एक अच्छे वे में नोट करिएगा। अगर आप चेंजेस को किसी भी पढ़ लेते हो ना, तो आपको ये जो पूरा लेक्चर है इसकी भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चेंजेस समझ लेते हो तो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में चेंजेस को समझना, उन्हें अंडरस्टैंड करना। तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना जान जाते हो कि किस तरीके से कौन सी एज थी, क्या नहीं थी। एंशिएंट हिस्ट्री का तो बहुत अच्छा फंडा है कि आप किसी भी चीज़ का चेंज समझ लो, किसी भी चीज़ में क्या क्या अंतर हुए ये समझ लो, ठीक है। इसे जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आप बताए हैं आपको, इसको आप एक पॉइंट वाइज मैनर में प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।